Good morning student, my name is भवानी सिंह and welcome to your channel Physics by BS केलावत। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के लिए है और आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव। हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, यानी स्थिर आवेशों का अध्ययन, और उसका पहला चैप्टर जो है विद्युत क्षेत्र वो हमने स्टार्ट किया है। और विद्युत क्षेत्र पर मैं इससे पहले 10 लेक्चर्स कर चुका हूं, है ना। और हमने क्या क्या पढ़ा है देखिए, तो हमने सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था, फिर हमने आवेशों के प्रकार के बारे में पढ़ा था, फिर हमने आवेशों के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, फिर हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था और विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं पढ़ी थी, और उसके बाद हमने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी और उन पर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है विद्युत द्विध्रुव। देखो, विद्युत द्विध्रुव जो होगा वो आवेशों से ही बनेगा। इसका मतलब आपको आवेश के बारे में पता होना चाहिए, आवेश क्या होता है और आवेश कैसे किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यहां तक आपको आना चाहिए, या आवेश के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको विद्युत द्विध्रुव पढ़ना है। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव जो होगा वो विद्युत आवेशों से ही बनेगा और वापस उसके कारण हम अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको विद्युत आवेश के बारे में कंप्लीट पढ़ा हुआ होना चाहिए, या जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं 1.1 से 1.10 तक वो आपने पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। और अभी तक हमने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल भी किए हैं, तो वो प्रैक्टिस भी कीजिए आप। और आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल मैच करें, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मैसेज के थ्रू मुझे बताइए। तो मैं एक डाउट क्लास भी रख लूंगा जिसमें मैं आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आपने जितना भी पढ़ा है उसके आप नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि अभी स्कूल ओपन होने में बहुत टाइम लगेगा, तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही पढ़ना है। इसलिए आप हमेशा जितने भी जो भी वीडियोस आ रहे हैं उसको आप रेगुलर पढ़िए। जितने भी मैं लेक्चर्स डाल रहा हूं वो बिल्कुल पाइपलाइनिंग में डाल रहा हूं, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज डाल रहा हूं, ठीक है। अब सीबीएसई वाले बच्चों को जब इंग्लिश मीडियम में मैंने क्लास रखी है तो उसमें जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सतत आवेश वितरण जिसे हम कहते हैं, सतत आवेश वितरण जो टॉपिक है वो सीबीएसई में पहले दे रखा है और आरबीएसई में बाद में दे रखा है। तो इस सतत आवेश वितरण और उस पे जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो मैं आपको सेकंड चैप्टर जब हम गाउस का नियम पढ़ेंगे अगली 2 या 3 क्लास के बाद, तो गाउस का नियम हम स्टार्ट करेंगे। और गाउस के नियम को पढ़ने से पहले हमको सतत आवेश वितरण मैं वहां आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक को वहां पढ़ना ज्यादा सही रहेगा, इसको पहले नहीं पढ़ा जा सकता। तो सतत आवेश वितरण जो टॉपिक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे मैं गाउस लॉ और उसके अनुप्रयोग हैं उस चैप्टर की स्टार्टिंग में वो टॉपिक कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जितने भी आपको लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं आई होप सो आपने उसको देखा होगा, और जो भी स्टूडेंट नए हैं तो पहले आप कंप्लीट पुराने लेक्चर्स जरूर देखें, तभी आपको आगे पढ़ने में काफी हेल्प होगी और सीक्वेंस आपको समझ में आएगा कि कैसे जो सिलेबस है वो डिपेंडेंट है पिछले वाले टॉपिक्स पर, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालना सीखेंगे। और इसका एक लास्ट टॉपिक होगा, वो होगा कि समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण, बल आघूर्ण, ठीक है। तो वहां से हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अगर आपको आवेश के बारे में पता है, ठीक है, तो अगर 2 बराबर परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को, जैसे कि ये एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। अब ये जो ब्लैक मार्कर आपको जो दिख रहा है, ये ब्लैक मार्कर धनावेश है और ये रेड मार्कर मान लो ऋणावेश है। और इनको अगर मैं एक अल्प दूरी मतलब बहुत छोटी दूरी पर अगर मैं इसको विस्थापित कर दूं, सर छोटी दूरी का मतलब जैसे कि हम इसको एंगस्ट्रॉम में ले लो, 10 टू पावर -10, 10 टू पावर -12, 10 टू पावर -14, मतलब परमाणु दूरियां जो होती हैं उतनी कम दूरियों पर अगर 2 बराबर परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशों को विस्थापित कर देते हैं हम, तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। वापस सुन लो,
मेरे पास कोई भी दो आवेश है, एक धनावेश होना चाहिए और ऋणावेश होना चाहिए, ठीक है। उसको अगर मैं बहुत छोटी दूरी पर, है ना, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर, बहुत छोटी दूरी पर अगर विस्थापित कर दूं तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। तो क्या परिभाषा बन जाएगी, देखो, तो मैंने आपको बोला था कि विद्युत द्विध्रुव अगर आपको पढ़ना है तो आपको आवेश के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव जो है वो किससे बन रहा है, एक धनावेश और एक ऋणावेश है। तो आपको अगर आवेश के बारे में नहीं पता और आवेशों के प्रकार के बारे में नहीं पता तो आप विद्युत द्विध्रुव को नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत का मतलब आवेश हो गया, द्वि का मतलब दो, मतलब टू, और ध्रुव का मतलब पोल, मतलब धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। तो दो बराबर परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर विस्थापित करने पर किसका निर्माण होता है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको हम, विद्युत द्विध्रुव। तो देखो, विद्युत का मतलब आप समझ गए होंगे, ये इसका मतलब हो जाएगा आवेश से, द्वि का मतलब हो जाएगा दो, और ध्रुव का मतलब हो जाएगा प्लस एवं जो माइनस होते, ध्रुव मतलब पोल, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ठीक है। जब परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों को किसी अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। मतलब, और एक और परिभाषा देखो, बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर विस्थापित करने पर विद्युत द्विध्रुव बनता है। मतलब दो बराबर परिमाण, है ना, प्लस और माइनस के मान जो होंगे, परिमाण जो होगा वो बराबर होना चाहिए और उनकी प्रकृति जो होगी वो विपरीत होनी चाहिए। मतलब एक धनावेश और एक ऋणावेश, मतलब दो समान प्रकृति के विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर विस्थापित कर देते हैं तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है, ठीक है। अल्प दूरी का मतलब बहुत छोटी दूरियों से है यहां पर, ठीक है। ये द्विध्रुव की जो हम बातें करते हैं ये परमाणुवीय दूरियों के लिए है। जैसे परमाणु का जो परमाणुवीय दूरियां, जैसे परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है जिसपे धनावेश होता है और बाकी होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के द्रव्यमान केंद्र, धनावेश और ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र, जैसे कि देखो, समझने के लिए मैं ऐसा बता सकते हैं कि जैसे कि ये प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर है इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, और इस प्लस का यहां पर है। अगर इसके बीच की दूरी आपको पता है बहुत छोटी सी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र अगर एक छोटी सी दूरी पर आ जाएंगे तो बस ये क्या बन गया है, ये द्विध्रुव बन गया है, ये विद्युत द्विध्रुव बन गया है। समझ में आ रहा है। तो इन छोटी दूरियों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो कैसे बन रहा, तो देखो ये डायग्राम देखो, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। इसको मैंने एक छोटी सी दूरी, यहां पर 2L डिस्टेंस क्यों ली गई है, आपकी जो इच्छा हो आप ले सकते हो, पर 2L डिस्टेंस लेने का कारण यह है कि जब भी मैं यहां से दूरी नापूंगा तो मुझे सेंटर से नापनी होगी, इस वजह से हमको कंफर्टेबल रहे, इसी वजह से हमने क्या लिख दिया, इसको 2L रख दिया, ताकि ये L हो जाएगी और ये L हो जाएगी, तो यहां से दूरी नापना काफी आसान हो जाएगा, चाहे अक्ष पे नापो या निरक्ष पे नापो, ठीक है। तो ये दो आवेश हो गए, माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, इसको मैंने एक अल्प दूरी पर रख दिया। ये 2L जो है बहुत छोटी दूरी है, तो ये क्या बन रहा है, ये विद्युत द्विध्रुव बन रहा है। क्या बन रहा है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो गया है, तो इसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव, अब हमको पढ़ना होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक और बात, विद्युत द्विध्रुव जो होता है वह एक सदिश राशि है। क्या राशि है, सदिश राशि है। अब अगर सदिश राशि है तो सर उसकी दिशा क्या होगी, तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है -2 प्लस, क्या होती है, ऋणावेश से धनावेश। जैसे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस, वैसे विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा लेते हैं फिजिक्स में वो हम लेते हैं -2 प्लस। ये जो साइन कन्वेंशन है माइनस प्लस वाला, फिजिक्स में हम -2 प्लस लेते हैं, केमिस्ट्री में इसका अपोजिट लेते हैं, ठीक है। तो आपको विद्युत द्विध्रुव का याद रखना है कि दिशा जो होगी, डायरेक्शन, वो कैसे होगी, -2 प्लस होगी, ठीक है। तो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर विस्थापित करने पर विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। क्लियर है। अब चलते हैं हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो देखो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा यहां पर, जैसे कि मैंने ये विद्युत द्विध्रुव का बना दिया है, एक प्लस लिया, प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इसको एक छोटी सी दूरी 2L पर विस्थापित कर दिया है और P हो जाएगा इसका संकेत या सिंबल, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का संकेत क्या हो जाएगा, P, ठीक है। तो P बराबर इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, मतलब किसी आवेश एवं दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल। मतलब ये प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो एक तो ले लो आप इन दोनों के परिमाण, दोनों में से परिमाण, और इनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब Q इंटू 2L, मतलब
दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण और उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको लिखा जाता है कैपिटल P से और ये एक सदिश राशि होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर Q इंटू 2L, मतलब आवेश एवं आवेशों के मध्य, आवेश के परिमाण एवं आवेशों के मध्य की दूरी के बीच के गुणनफल को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसको लिखा जाएगा P से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, P बराबर Q इंटू 2L, ठीक है। ये 2L का मतलब सिर्फ दूरी है बीच वाली, ठीक है। तो जब भी इन दोनों के बीच की दूरी सपोज 5 दे रखी है ना, प्लस और माइनस के बीच में, तो इस 2L का मान आपको 5 रखना होगा। ऐसा नहीं कहा 5 इंटू 2 कर दो तो गलत हो जाएगा। ये 2L जो है ये पूरी की पूरी एक दूरी है, ठीक है। बहुत सारी बुक इसको x लेती है, कोई अलग अलग डिस्टेंस मेजरमेंट का तरीका है, पर हम लास्ट तक जो पढ़ेंगे तो मैं द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2L से मेंशन करूंगा, ठीक है। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस ये L हो जाएगी और इधर भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, आवेश का परिमाण एवं उनके मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगी एक सदिश राशि हो जाएगी, इसको मैं कैपिटल P से डिनोट करूंगा। इसके संकेत जो हो जाएगा वो कैपिटल P हो जाएगा और इसकी जो दिशा होगी वो हो जाएगी -2 प्लस, ठीक है। ओके, अगर इसका मात्रक क्या हो जाएगा तो देखो Q को लिखेंगे हम कूलाम से और 2L दूरी है तो लिखेंगे मीटर से, तो कूलाम मीटर इसकी हो जाएगी इकाई, ठीक है। अच्छा, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा तो देखो इसका विमीय सूत्र आप क्या कहा, Q इंटू 2L, एक तो जाएगी डिस्टेंस, Q होता I इंटू T, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 द्रव्यमान नहीं है, L1 क्योंकि दूरी है, T1 A1 क्योंकि Q है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m0 L1 T1 A1, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी यूनिट इसकी और होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, ये होती है dBA, ठीक है। तो 1 dBA जो होता है वो 1 dBA क्या होता है, 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रिलेशन और है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब हमने क्या स्टार्ट किया है, हमने स्टार्ट किया है विद्युत द्विध्रुव। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, तो दो बराबर परिमाण के विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर विस्थापित करने पर विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव के बारे में। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो आवेशों के परिमाण एवं उनकी मध्य के दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से लिखा जाएगा और P का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू 2L, जहां पर Q हो जाएगा आवेश और 2L हो जाएगी आपकी दूरी। क्लियर है। और यह एक सदिश राशि होगी जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश मतलब माइनस से प्लस की ओर होगी। इसका संकेत हो जाएगा कैपिटल P, ठीक है। और इसकी इकाई हो जाती है कूलाम मीटर। क्लियर है। तो ये है आपके पास विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बेसिक। क्लियर है। और सुनो, ये 2L जो दूरियां होगी ये परमाणुवीय दूरियां हैं, मतलब हम परमाणु के अंदर की बातें कर रहे हैं। धनावेश और ऋणावेश जो होगा उनके मध्य की दूरी, ठीक है। अच्छा, तो सबसे अच्छा विद्युत द्विध्रुव किसको मानेंगे आप, अगर विद्युत द्विध्रुव बनाना है और मैं कह रहा हूं कि एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव बनाओ। क्या बनाओ, आदर्श द्विध्रुव बनाओ। तो कैसे बनाओगे आदर्श द्विध्रुव, देखो तो अगर आपका Q जो है वो अगर बहुत ज्यादा हो जाए और बीच की दूरी अगर बहुत कम हो जाए तो इसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आदर्श कंडीशन में है, ठीक है। मतलब एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव कब मिलेगा, क्योंकि आपको पता है P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो Q आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए और 2L आपकी बहुत कम होनी चाहिए। ये कंडीशन जितनी ज्यादा सेटिस्फाइड होगी उतना विद्युत द्विध्रुव जो होगा उतना प्रबल विद्युत द्विध्रुव बनेगा। तो कोई पूछ ले कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव की कंडीशन क्या है, तो आप बोलोगे कि आवेश अनंत हो जाए और उनकी मध्य की दूरी जो है वो बहुत कम हो जाए या शून्य के बराबर हो जाए, वो उतना अच्छा विद्युत द्विध्रुव बनेगा, या कह सकते हैं उतना प्रबल या उतना स्ट्रॉन्ग विद्युत द्विध्रुव बनेगा। क्लियर है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम इस पे दो छोटे से कोई न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके डेरिवेशंस पे, ठीक है। आप इसको तब तक कॉपी कर लीजिए। देखिए अब न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है। देखो NaCl अणु में Na+ एवं Cl- आयन के मध्य दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या क्या दे रखा है आपको डिस्टेंस दे रखी है 2L के बीच की डिस्टेंस 1.28 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और आपको
Q इंटू 2L, तो Na जो Q होता है, Q की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाए P बराबर Q इंटू 2L, ठीक है। तो आपके पास आवेश का मान, एक क्वांटम आवेश या एक आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का -19, और उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1.28 10 टू पावर माइनस 10, ठीक है। तो 1.6 को आपको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.28 से और 10 टू पावर माइनस 19 और माइनस 10, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा 2.0 1.6 1.2 2.04 इंटू 10 टू पावर 19 माइनस 10 माइनस 29, और यूनिट क्या हो जाएगी कूलम इंटू मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इजी क्वेश्चन है, आपको वैल्यू दे रखी है डिस्टेंस की और आपको आवेश का मान पता होता है 1.6 10 की घात -19, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इस तरह से छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है। एक क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए चित्र में कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका मूल बिंदु दे रखा है 0 0 पर, यहां -2q आवेश रखा गया। एक आपके पास दे रखा है A0, मतलब ये डिस्टेंस आपको दे रखी है A, और एक दे रखी ये वाली डिस्टेंस भी दे रखी है आपको A 0A पर। यहां पर रखेंगे +q और +q आवेश। आपको पूछा गया है कि इसका जो इस पूरे के पूरे डायग्राम के अंदर जो आपका नेट या कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस -2q के दो टुकड़े कर देते हैं सपोज, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं मॉडिफाई करके ऐसा बना देता हूं, ठीक है। ये बन जाएगा +q, ये हो जाएगा -q। इस तरह से इस -q के मैंने यहां पे दो टुकड़े कर दिए, ये -q हो गया और ये +q हो गया। ये डिस्टेंस हो जाएगी a और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी a। तो एक द्विध्रुव तो बन जाएगा ये P1 और एक बन जाएगा ये P2। समझ में आ रहा है। तो P1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो दोनों की वैल्यू निकाल के इसका परिणामी, तो परिणामी इसका कहीं बीच में आ जाएगा P नेट कहीं के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं P1 निकालते हैं। देखो तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम निकालते हैं P1 निकालोगे, मतलब ये निकालना P1। तो देखो आवेश का मान कितना है, परिमाण Q, और बीच की डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास 2L की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2L की वैल्यू दे रखी है आपको A। तो P1 कितना आ गया हमारे पास Q इंटू A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो P2 निकालेंगे हम ये वाला, तो P2 भी सेम आएगा, कितना आएगा Q इंटू A, आवेश और उसके मध्य की दूरी, आवेश और उसके मध्य की दूरी A, ठीक है। तो P2 कितना आ गया, ये भी हमारे पास आ गया Q इंटू A, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमको निकालना है P नेट, आपको पता है सदिश राशि है, तो P नेट कैसे निकल जाएगा, √ P1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर, और आगे होता है 2P1 P2 cos 90 की वैल्यू 0। तो P नेट निकालने का तरीका ऐसा होता, अगर आपको सदिश इस तरह से एक दूसरे के लंबवत दे रखे हों और इसका परिमाण निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ये P1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q स्क्वायर, मतलब P1 की वैल्यू कितनी है, तो Q स्क्वायर A स्क्वायर, और P2 की वैल्यू भी होगी Q स्क्वायर और A स्क्वायर। तो P नेट कितना आ जाएगा, देखो P नेट आ जाएगा हमारे पास 2Q स्क्वायर A स्क्वायर, √ से Q स्क्वायर और A स्क्वायर को √ से बाहर निकाल लेंगे, तो Q स्क्वायर A स्क्वायर और √2, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। क्लियर है, ये हो जाएगा इसका P नेट या नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये थे हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल इजी क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, क्योंकि हमारे पास डेटा है, इसमें दो ही है Q इंटू 2L, तो इसमें से इन दोनों की वैल्यूज दे रखी होगी और आपको सॉल्यूशन निकाल लेना है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले, तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अब जो विद्युत द्विध्रुव है, आपको पता है आवेश है दोनों, और अगर आवेश है तो उसके कारण चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर मैं अक्ष पर किसी बिंदु पे जाऊंगा तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर जाएंगे हम निरक्ष पर, ठीक है, वाई एक्सिस पर। तो निरक्ष पर उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वो ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। मैं यहां लिखता हूं एक -q और यहां पर हम बनाते हैं एक +q। ठीक है, अब इसका एक सेंटर है, इसको मैं O ले लेता हूं। ये पूरी डिस्टेंस हम ले रहे हैं 2l। मैंने आपको बताया था कि हम विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2l ले लिया करेंगे। ठीक है, ओके। यह एक सदिश राशि होगी, तो उसकी जो दिशा हो जाएगी वो इधर हो जाएगी, माइनस से प्लस की ओर। और आपके पास दो डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस आपकी l हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी हमारे पास l हो जाएगी। तो सबसे पहले अब देखिए, अक्ष हम समझते हैं, अगर ये विद्युत द्विध्रुव है तो इसका अक्ष कौन सा हो जाएगा, ये। तो इस विद्युत द्विध्रुव है, देखो ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है। तो आवेश क्या करते हैं, अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं, विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। तो ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाना होगा। हम क्या चाहते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा पर, मतलब मान लेते हैं इसकी अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु है, सपोज ये P बिंदु है। इस अक्षीय रेखा के इस P बिंदु पर मुझे क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, इस डिस्टेंस को मैं क्या ले लेता हूं, इसके सेंटर से डिस्टेंस ले लेता हूं मैं r। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे, यहां से करोगे वो भी गलत हो जाएगा और यहां से करोगे वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस लेनी होगी इस P बिंदु की, जिसको मैंने r से लिया है। ठीक है, बाकी दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो ये पूरी r है, ये l है, तो ये हो जाएगी r माइनस l। और यहां से वहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये पूरी हो जाएगी हमारे पास, यहां तक हो जाएगी l और ये हो जाएगी r, यहां तक हो जाएगी l और वो हो जाएगी r, तो ये हो जाएगी r प्लस l। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत द्विध्रुव बना दिया सबसे पहले मैंने, और विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर कोई P बिंदु है, यहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है। अब देखो हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु को मैं A दे रहा हूं, इसको हम B दे रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम। देखो, माना कोई द्विध्रुव AB है जिनके मध्य दूरी 2l है। अब क्या करना हमको, द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना P बिंदु द्विध्रुव से r दूरी पर है, तो E का मान कैसे ज्ञात करेंगे वो हमको देखना है। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, P बराबर Q इंटू 2L होता है। ठीक है, Q क्या होता है हमारे पास, आवेश, और 2L क्या हो जाती है आपके पास, दूरी। ठीक है, अब देखो, अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपके पास दो आवेश हैं, एक प्लस Q है, एक माइनस Q है। तो प्लस Q के कारण भी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा कुछ ना कुछ, और इस माइनस Q के कारण भी P बिंदु पर कुछ विद्युत क्षेत्र होगा या उसकी तीव्रता होगी। देखो, अब आपको पता है कि जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहां पर आपको किसकी कल्पना करनी होगी, एकांक धनावेश की। तो यहां मैं किसकी कल्पना कर लूंगा, एकांक धनावेश की कल्पना कर लूंगा, Q0 है ना, परीक्षण आवेश जिसे मैं कहता हूं। अब देखो आप, ताकि आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी, दिशा कि E1 किधर लग रहा है, E2 है ना। तो देखो मैं लिख रहा हूं, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा, प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र वो हो जाएगा आपके पास E1। ठीक है, और इसी तरह से देखो, माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा E2। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब प्लस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा वो E1 हो जाएगा। दिशा किधर होगी, देखो प्लस और प्लस, तो ये हो जाएगी E1 की दिशा।
ठीक है। प्लस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1, और E1 की दिशा किधर हो जाएगी, इसकी दिशा किधर हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी B2P है ना, इसकी दिशा हो जाएगी टूवर्ड्स है ना, तो E1 की दिशा किधर हो जाएगी, E1 की दिशा किधर हो जाएगी B2P, ठीक है। इसी तरह देखो माइनस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस और प्लस, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी E2 की इधर हो जाएगी, तो और E2 की दिशा किधर हो जाएगी, देखो E2 की दिशा किधर हो जाएगी P2A, मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगी E2 की। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा E1 और E2 मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। अब देखो हम E1 का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी आवेश के Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है KQ/R², याद है फॉर्मूला। किसी Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ/R²। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E1, तो E1 का मान कैसे निकालोगे, KQ/R1², K का K और इस पर आवेश है प्लस Q, ठीक है, दिशा बता दी है तो परिमाण लिखना है तो प्लस Q लिख लिया, R1², मतलब ये दूरी R1 हो जाएगी आपकी ये वाली दूरी है ना, E1 निकाला मैंने, E1 हो जाएगा आपके प्लस Q और P के बीच के लिए, ठीक है। तो R1 हो जाएगा आपके पास R-L², ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास E1, दिशा मैंने बता दी B2P, फाइन। अब आपको निकालना है E2, मतलब माइनस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 कितनी हो जाएगी बताओ, E2 हो जाएगी आपके पास KQ/R2², मतलब ये जो दूरी है इसको मैं क्या ले रहा हूं R2, इस दूरी को मैंने क्या लिया था R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा R2², तो K प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशाएं बता दी है, ठीक है। तो यहां पे हमने परिमाण लेना है, Q ले लिया, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी R+L², ठीक है। अच्छा इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस E2 की दिशा क्या होगी P2A है ना, P2A, खत्म। ये हो गया आपके पास E1 और E2 की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आपको ये बताना है कि E1 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या E2। अगर आपको E नेट निकालना है, देखो आपको पता है कि E1 जो होगा वो E2 से बड़ा होगा, पूछो क्यों, क्योंकि देखो E1 जो है उसकी दूरी कम है, इस प्लस Q की इस बिंदु से दूरी कम है, अगर दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, तो E1 का मान ज्यादा होगा और E2 का मान कम क्यों होगा, तो देखो इस माइनस Q के कारण P बिंदु की दूरी बहुत ज्यादा है, अगर दूरी ज्यादा होती है, दूरी ज्यादा हो जाएगी तो विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा, इसका मतलब आपका E1 जो है वो E2 से बड़ा है, और क्यों है तो लिख सकते हो कि R-L जो है वो काफी छोटा होता है R+L से, ठीक है। ये आप भले एक लाइन में लिख सकते हो। तो अब P बिंदु पर E नेट है ना, तो P बिंदु पर E नेट मतलब कुल विद्युत क्षेत्र, तो E नेट कितना आ जाएगा, देखो E नेट आ जाएगा आपके पास E1 - E2, ठीक है। वैल्यू आपके पास है, रखो E नेट इक्वल टू E1 कितना है आपके पास KQ/R-L² और माइनस KQ/R+L²। क्या कॉमन आ रहा, देखो कॉमन क्या आ रहा मेरे पास, K × Q कॉमन आ रहा, क्या बच गया R-L² माइनस R+L²। अब देखो इसको सॉल्व करना है ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है, सॉल्व करते रहना है। अब देखो अगर इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा R-L² और R+L², ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, देखो R+L² और R-L², ठीक है। अब देखो E नेट इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये R² L² 2RL A+B का होल स्क्वायर, A² B² 2AB, ये माइनस आ जाएगा, साइन बदल जाएंगे, A² B² 2AB, ठीक है, ये आएगा। अब देखो यहां पर A - B A+B दिख रहा है आपको, R-L R+L, इसको लिखा जा सकता है A² - B², और दोनों पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये R² L² कैंसिल हो रहे हैं, क्या बच गया ऊपर 4RL, तो E नेट कितना है हमारे पास
Q 4RL अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर का, इसको यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। ई नेट कितना हो जाएगा, KQ अपॉन, यहां क्या बच गया 4RL, 2RL कितना हो गया 4RL अपॉन में क्या आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ई नेट कितना बच रहा है, यहां पे क्या कर रहा हूं, देखो K, यहां मैं कर रहा हूं Q इंटू 2L, देखो यहां 4 को मैं 2 कर रहा हूं और लिख रहा हूं 2L, पीछे क्या बच जाएगा 2R, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, K का K लिख दिया, Q का Q लिख दिया, 4 के मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया 4, L का L और R का R। अब आपको पता है तो Q इंटू 2L आपके पास क्या होता है, देखो यहां लिख रखा मैंने, ये क्या होता है Q इंटू 2L हमारे पास होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये हो जाएगा KP अपॉन में चल रहा है R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ई नेट क्या हो गया मेरे पास, KP 2R R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यही बचा हमारे पास। अब देखो ई नेट को लिखने का सही तरीका हो जाएगा हमारे पास 2KP R अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर या सॉल्यूशन इसको हम कहते हैं। क्लियर है, तो ई नेट कितना आ गया 2KP R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके साथ हमको एक स्पेशल केस आप चाहो तो डाल सकते हो, ये इसके कारण है, मतलब इस माइनस Q प्लस Q इसने विद्युत द्विध्रुव बनाया, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस R दूरी पर इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्लियर है, तो यह आ जाएगी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस पर, अक्ष पर। इसको देखो अगर ये आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं थोड़ा इधर इसको रब कर रहा हूं, थोड़ा इसको आगे और स्पेशल केस क्या क्या बनता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको मैं रब कर दूं। अब देखो यहां से कुछ कंडीशन हम और देखते हैं इसके लिए। अब देखो स्पेशल केस करके हम पढ़ लेते हैं इसको। अब आपको ये पता है, देखो अब देखो ये 2L जो है ये बहुत छोटी दूरी है, और जो दूरी आपने ये R दूरी ली है ये बहुत बड़ी हो सकती है। तो देखो 2L जो है बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है, तो आपको पता है कि ये R जो है वो, ये R जो होगी वो इस 2L से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। अगर R 2L से बहुत ज्यादा बड़ी है तो हम क्या कर सकते हैं, 2L को किसके बराबर लिख सकते हैं, 0 के बराबर। इसको हम नगण्य मान सकते हैं या नहीं है। R जो होती है, देखो 2L बहुत छोटी डिस्टेंस है और R बहुत बड़ी डिस्टेंस है, तो उस R के कंपेयर में 2L जो है वो बहुत अल्प दूरी है। इसी वजह से मैं इस 2L को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको L को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला था ई नेट का, ये है हमारे पास ई नेट का फॉर्मूला। तो देखो 2KPR अपॉन, देखो इस L वाली क्वांटिटी को हम रिमूव कर देंगे, बहुत छोटी क्वांटिटी है। देखो बहुत बड़ी क्वांटिटी में से बहुत छोटी क्वांटिटी माइनस होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इस L स्क्वायर को यहां से रिमूव कर रहा हूं, नगण्य मान रहा हूं। तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 2KPR अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर, R की पावर 4, और ये R से R कैंसिल हो जाएगा एक, तो कितना बच जाएगा 2KP अपॉन R क्यूब। ये इसका आंसर आपको अब याद रखना है, ठीक है। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है अब, ठीक है। क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 2KP बाय R क्यूब, 2KP बाय R क्यूब। K हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए, P हो जाएगा आपके पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और R हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से उस P बिंदु की दूरी। फाइन, ये आपका इसका प्रॉपर आंसर है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको और क्या, अगर अब हमको इसका सदिश रूप में इसको लिखना है तो आपको पता है, देखो आपका ई नेट किधर लग रहा है, देखो ई नेट E1 बहुत बड़ा था तो ई नेट लग रहा है इधर, लग रहा नहीं लग रहा, ई नेट इधर, और आपके पास विद्युत द्विध्रुव की दिशा भी किधर है, विद्युत द्विध्रुव की दिशा भी उधर है। तो आप देखोगे आपके ई नेट की जो नेट दिशा आई है वो भी आई है इधर, और आपके पास विद्युत द्विध्रुव की दिशा भी आई है इधर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ई नेट और पी किसमें हो जाएंगे, समान दिशा में होंगे,
ठीक है, तो सदिश निरूपण क्या करोगे, ई नेट बराबर 2kp/r³, ये इसका सदिश निरूपण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की समान दिशा है तो दोनों के इसका भी प्लस होगा तो इसका भी प्लस होगा। ठीक है, तो ये इसका सदिश निरूपण हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने अभी कैलकुलेशन करी है या डेरिवेशन जो किया है वो किसका है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कितनी होती है 2kp/r³। और इसमें एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि अक्ष पर बनने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, एक समान होती है। मतलब नेट विद्युत क्षेत्र भी उधर लग रहा है क्योंकि E1 E2 से बड़ा था, तो E1 जो नेट विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा भी उधर, और आपके पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी माइनस से प्लस तो उधर, तो दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी विद्युत द्विध्रुव के कारण हम निरक्ष पर या y अक्ष पर स्थित किसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप ये कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं। देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष या विषुवतीय रेखा तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो अभी हमने जो निकाला है इससे जस्ट पहले वो क्या कैलकुलेट किया था हमने, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या करेंगे, देखो तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये -q और +q बन गया विद्युत द्विध्रुव, और ये हो जाएगा इसका सेंटर जिसे मैं ले रहा हूं O। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी L और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी L। ठीक है, ये आपका बन गया विद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण R अक्ष पर, निरक्ष पर देखो ये हो जाएगा निरक्ष या विषुवतीय रेखा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंबवत। ठीक है, मतलब y एक्सिस पर कोई P बिंदु स्थित है। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कोई P बिंदु इस तरह से स्थित है, इस P बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये जो दूरी है इसको मैं ले रहा हूं R1। ठीक है, अब देखो इस -q के कारण भी इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इस +q के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं डायग्राम। देखो तो +q के कारण किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वहां पर किसको मानना होगा, एकांक धनावेश को। किसको मानना पड़ेगा, एकांक धनावेश को मानना पड़ेगा। अब देखो इस +q के कारण, प्लस और प्लस, इस +q के कारण एक विद्युत क्षेत्र इस पे बनेगा इधर, और ये माइनस है, इस -q के कारण भी इस प्लस पर एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। ऐसा होगा या नहीं, दिशाएं दोनों की ऐसे हो जाएगी। -q के कारण प्लस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं E1 लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है क्या, उसकी दिशा हो जाएगी इधर, क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। अब देखिए क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होती है, प्लस से माइनस होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो इस +q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं ले रहा हूं E2। फाइन, तो ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों की दिशा इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं इस तरह से एक डायग्राम सोल्व करने के लिए मैं इस तरह से उसको एक्सटेंड कर देता हूं, और ये थीटा हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, मान लेते हैं हम। ठीक है, अगर ये कोण थीटा है तो बताओ ये कोण भी थीटा होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। अगर देखो ये पूरी एक लंबी रेखा है और इस पे बनने वाले, अगर ये थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है और ये दोनों समांतर रेखा है, ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। यस और नो होगा, ये बन जाएगा इसका एक कंप्लीट डायग्राम। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, इसको बिंदु O ले लिया और इसको हमने ले लिया बिंदु P। ठीक है, अब देखो थ्योरी इसको आपको जब बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आता है, अगर आपको लिखना होता है तो आपको इस डायग्राम को कंप्लीटली थ्योरी में एक्सप्लेन करना है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना द्विध्रुव AB है जिसके कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यही करना चाहते हैं हम, ठीक है। P बिंदु R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है, ठीक है। माइनस Q के कारण E1 एवं प्लस Q के कारण E2 विद्युत क्षेत्र बनता है, यह हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज कि मेरे को ये जो दूरी है माइनस Q से P के बीच में, इसको मैं ले रहा हूं R1। क्या ले रहे हैं हम? इस दूरी को मैं ले रहा हूं R1, इस दूरी को मैं ले रहा हूं R2। क्लियर है? तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इस R1 और R2 की जरूरत हमें पड़ेगी, तो हम R1 R2 भी निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप R1 निकालोगे या R1 या R2, दोनों सेम ही आएगी। देखो ये एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये L दिख रहा है, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये R1 है, ठीक है, ये R2, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? R1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये हो जाएगी आपके पास R1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फाइन। तो ये हो जाएगा मेरे पास R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, ओके। और कोण क्या हो जाएगा? देखो आपके पास कोण हो जाएगा मेरे पास PAB। ये कोण कितना हो जाएगा? PAB हमने कितना लिया है? हमने लिया है कोण थीटा, ठीक है, ओके। अब देखो इस माइनस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और इस प्लस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं E1, है ना। तो E1 कितना हो जाएगा? KQ अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। KQ अपॉन R1 कितना हो जाएगा? R1 की वैल्यू मैंने निकाल रखी, R1 R2 की वैल्यू सेम ही होती है, तो R1 R2 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास अंडर रूट R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बचा हमारे पास? KQ अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी जो दिशा है वो किधर है? देखो इस E1 की दिशा किधर आई आपके पास? PA की ओर, ठीक है। ये हो जाएगा E1 की दिशा किधर हो जाएगी? PA की ओर, ठीक है। अब देखो हम करते हैं E2 निकालेंगे, तो E2 कैसे निकालोगे बताओ? E2 हो जाएगा KQ अपॉन R2 स्क्वायर, मतलब E2 निकलेगा इस प्लस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? KQ अपॉन R2 स्क्वायर, K का KQ अपॉन और R2 की वैल्यू भी वही है अंडर रूट R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा? KQ अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से हमने, और इसकी दिशा किधर हो जाएगी बताओ? E2 की ये हो जाएगी BP की ओर, ठीक है। तो E2 की दिशा क्या हो जाएगी? E2 की दिशा BP की ओर, ठीक है। अब आपको यहां दिख रहा होगा कि E1 और E2 जो है ये दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो मैं E1 E2 बराबर क्या लिख सकता हूं? E मान लेता हूं, ठीक है। E इक्वल टू मान लेते हैं हम E1 E2, और जिसकी वैल्यू क्या आ रही है? KQ अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इक्वेशन आ रही है, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू सेम ही आ रही है, इसको मैंने E से मेंशन कर दिया, ठीक है। देखो अब हम क्या चाहते हैं, आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अब आपको पता है कि E2 लग रहा है उधर और E1 लग रहा है इधर, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो है ना, या तो इसका आप दोनों का परिणामी निकालने के से पहले हम इसके घटक बना देंगे। घटक कैसे बनाएंगे? देखो ये अगर आपके पास E2 है और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? E2 cos थीटा, ये E2 है थीटा है, और ये कितना हो जाएगा? E2 sin थीटा। सदिशों के घटक पता होना चाहिए आपको। अगर ये E2 है और ये थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा E2 cos थीटा, और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। थीटा वाला जो होता है cos कंपोनेंट होता है, उसका अपोजिट होता है वो sin होता है। ये एक बेसिक फिजिक्स है, जब हम वेक्टर पढ़ते हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये आपके पास E1 है और ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा? E1 sin थीटा,
और नीचे आ जाएगा E1 आ जाएगा E1 cos थीटा और नीचे आ जाएगा E1 sin थीटा। अब आप देखोगे तो आपको E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की दिशा आपको एक ही दिख रही है, और E2 sin थीटा और E1 sin थीटा की जो दिशा है वो एक दूसरे के बराबर भी होते हैं, E1 E2, और विपरीत भी आ रहा है। देखो ये ऊपर और ये नीचे है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो हम यहां लिख देते हैं E1 एवं E2 के को घटक के रूप में वियोजित करने पर हम इसको घटक के रूप में तोड़ देते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या घटक बन गए, हमने घटक बना लिए। अब देखो आपको E2 sin थीटा एवं E1 sin थीटा बराबर एवं विपरीत दिशा में है, तो यह निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। फाइन। अब देखो हमारे पास क्या बता, तो P पर E नेट मतलब कुल विद्युत क्षेत्र, इस P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो देखो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की दिशा समान है, दोनों की दिशा समान है ना, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, है ना। तो E क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और आपको ये तो पता ही है कि E1 E2 को मैंने बराबर लिया है, E1 और E2 जो है वो क्या है, यहाँ लिख दिया बराबर है, तो इसको लिखा जा सकता है E इक्वल टू E नेट, है ना, E नेट इक्वल टू, इसको नॉट से सिंबल से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 2E cos थीटा, भाई E cos थीटा 2E cos थीटा, E नॉट इक्वल टू 2 इंटू E की वैल्यू क्या बताओ, E की वैल्यू हमारे पास है K Q अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइन है, होल स्क्वायर नहीं आएगा, R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, है ना। ये देखो ठीक है। अब देखो अब हमको चाहिए cos थीटा, क्या चाहिए, cos थीटा की कैलकुलेशन हम अलग कर लेते हैं। आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये देखो cos थीटा, ये थीटा है, ये आपके पास R है, और यहां आपने निकाली थी R स्क्वायर L स्क्वायर है, और ये L है, ठीक है। तो cos थीटा कैसे निकालोगे, आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। तो देखो आधार क्या हो जाएगा बताओ, L अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, यही है ना कर्ण। 90 के सामने वाला क्या होता है कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, और ये हो जाएगा आधार। cos थीटा क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, आधार दे रखा आपको L और कर्ण दे रखा आपको R स्क्वायर और L स्क्वायर। तो यहाँ रख देंगे, ये वैल्यू निकाली मैंने, ठीक है। तो इस वैल्यू को उठा के cos थीटा में रख दो, यहाँ पे cos थीटा आ रहा ना, cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर और L स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो Q इंटू 2L, देखो इसको, ये और ये Q इंटू 2L क्या हो जाएगा, B आपको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L, ठीक है। यही तो टॉपिक है, इसी के कारण तो निकाल रहे हैं हम, ठीक है। और एक और बात, मैंने इसकी दिशा मेंशन नहीं करी है, माइनस से प्लस A आपके पास इधर हो जाएगी दिशा, ठीक है। P की दिशा इधर हो जाएगी, और विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। देखो दोनों जुड़ के किधर आ रहे हैं, इधर, और ये हो जाएगा आपके पास P की दिशा, ठीक है, पता चल रहा है ना। अब देखो Q इंटू 2 इंटू L, Q इंटू 2 इंटू L कितना हो जाएगा P, और अपॉन में देखो यहां है पावर 1, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, ये है पावर 1, R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 1, और इसका मतलब होता है पावर हाफ, आधी। तो कितना हो जाएगा, R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 3/2, एक और आधी, 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूं, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमको देखना है इसका स्पेशल केस देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हम सदिश निरूपण कर देंगे। चाहो तो सदिश निरूपण यहां कर दो, सदिश निरूपण करना है तो कैसे कर लोगे हम, आपको पता है कि E नॉट जो आया है दैट इज K, P के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा दो, और ये R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो सदिश निरूपण में मैं यहां पे लगा रहा हूं माइनस। अब देखो क्योंकि E नॉट एवं P किसमें है, विपरीत दिशा में है, किसमें है, विपरीत दिशा में, तो इसको क्या लिखना चाहिए, E नॉट वेक्टर जब लगाओगे तो यहां माइनस आता है, माइनस के पी अपॉन
आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा क्यों लिखा सर? देखो तो E1 E2 की दिशा इधर है और आपके पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर है? माइनस से प्लस। तो यहां पर माइनस उसकी वजह से आया है। तो एक क्वेश्चन यहां पर यह भी बनता है कि निरक्ष पर जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हो तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र जो आता है कुल, उनके जो दिशा होती है वो क्या होती है? विपरीत होती है। जबकि हमने अभी इससे पहले जो केस किया था उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्या आई थी? एक ही दिशा में आई थी। अब देखो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि स्पेशल केस कर लेते हैं, ठीक है? या आपने थोड़ी थ्योरी आप कॉपी कर ली हो तो मैं इसको थोड़ा ऊपर से रब करूंगा। अभी इसको मिटा दूं मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा। देखो इसको, अब देखो आपको पता है कि L जो होता है या फिर R जो होती है वो L से बहुत ज्यादा बड़ी है, तो L को हम क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है E0 बराबर KP अपॉन, इस L को हम क्या कर देंगे? इस L को हम यहाँ नगण्य मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा? KP अपॉन R क्यूब। तो E0 कितना आया? KP अपॉन R क्यूब, ठीक है? ये आ गया आपके पास E0 बराबर KP अपॉन R क्यूब। ये इसका फाइनल आंसर है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? अक्ष और निरक्ष दोनों का, ठीक है? फाइन, ठीक है? इसको भी मिटा रहा हूं मैं। अब क्या आया देखो, अगर आपने दोनों केस ध्यान से देखे हो तो आपके पास E अक्ष पे जो आया था वो कितना आया था? 2KP/R क्यूब, और E निरक्ष पर जो आया था वो कितना आया है? KP/R क्यूब। यह भी आया है, ठीक है? ये दोनों के आंसर हैं, ये दोनों आपको अब याद होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसमें रिलेशन पूछ लेते हैं E अक्ष पर और E निरक्ष पर। तो देखो E अक्ष जो है वो क्या है? E अक्ष जो होता है, अगर निरक्ष को 2 टाइम कर दो E निरक्ष, तो ये एक रिलेशन आ जाता है, ठीक है? इसको आप ध्यान में रखोगे अब, ठीक है? डायरेक्ट ये इसका आंसर है, ठीक है? अक्ष के लिए ये, निरक्ष के लिए अक्ष जो होता है वो दुगुना होता है, निरक्ष पर आधा हो जाता है, ठीक है? तो 2KP अपॉन R क्यूब अक्ष पर और निरक्ष पर KP अपॉन R क्यूब। अक्ष और निरक्ष में क्या रिलेशन होता है? 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो क्या होता है? E अक्ष बराबर 2 इंटू E इंटू निरक्ष, ठीक है? तो ये दोनों डेरिवेशन जो है हमारे सिलेबस में है, अक्ष और निरक्ष वाले, ठीक है? अब देखो, अब हमने अभी थीटा बराबर, देखो अक्ष पर थीटा बराबर कितना होता है? देखो अक्ष पर थीटा जो होता है वो 0 होता है। सोच के देखो, अक्ष पर थीटा बराबर 0 होता है। निरक्ष पर थीटा कितना होता है? 90 होता है। निरक्ष पर थीटा कितना होता है? 90 होता है, ठीक है? अब अक्ष पर 0 और निरक्ष पर 90। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बिंदु पर, किसी भी थीटा डिग्री पर, है ना, किसी भी थीटा कोण पर, मैं कह रहा हूं यहां पर है थीटा कोण पर कोई P बिंदु है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो उसके लिए हम एक डायरेक्ट सॉल्यूशन और देखते हैं, ठीक है? वो वाला डेरिवेशन वैसे सिलेबस में तो नहीं डाला गया, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अक्ष और निरक्ष के फॉर्मूले तो हमको याद हो गए। अक्ष के लिए होता है 2KP/R क्यूब, निरक्ष पे है KP/R क्यूब, क्लियर है? मगर अगर आपको किसी भी डिग्री पर, मतलब थीटा से लगाकर 90 के बीच में किसी भी थीटा पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है द्विध्रुव के कारण, वो कैसे ज्ञात करते हैं तो वो भी हम अभी देख लेते हैं, ठीक है? देखो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण थीटा कोण पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बहुत, अब देखो हमने अक्ष पे निकाल लिया, निरक्ष पे निकाल लिया। अगर किसी भी कोण पे आ जाए, किसी भी थीटा डिग्री पर, उस विद्युत द्विध्रुव से किसी भी थीटा डिग्री पर कोई बिंदु होगा, अगर उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट डेरिवेशन है, वो भी आप देख लो, ठीक है? एग्जाम में आपको अक्ष और निरक्ष के लिए ही पूछेंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए। फिर भी कोई न्यूमेरिकल आ जाए कभी तो फिर आप कैसे करोगे? किसी भी, कोई भी थीटा अगर आपको दे रखा हो तो, ठीक है? तो उसके लिए एक डेरिवेशन और कर लेते हैं हम। देखो ये हमारे पास हो जाएगा -q और ये हो जाएगा हमारे पास +q, ठीक है? ये -q और ये +q हो जाएगा। इसके बीच की डिस्टेंस हो जाए, यहां से हम इसका सेंटर ले लेंगे 0, O ले लेंगे, और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास L, और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास L, और ये हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव, उसकी दिशा हो जाएगी माइनस से प्लस। ये बन गया विद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी थीटा डिग्री पर कोई
M बिंदु है सपोज, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस M बिंदु पर, तो कैसे ज्ञात करेंगे वो बताइए। मैंने P इसलिए नहीं लिया कि P इसका विद्युत द्विध्रुव का सिंबल भी होता है। ये हो जाएगा आपके पास A, ये हो जाएगा आपके पास B। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करें। देखो आपको ध्यान होगा, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं ले रहा हूं R। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी, इसको हम क्या ले रहे हैं, R ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या ऑप्शन, हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव से थीटा डिग्री पर कोई M बिंदु है, उस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। उससे पहले देख लो आपको E अक्ष और E निरक्ष के बारे में पता होना चाहिए। तो अक्ष और निरक्ष के क्या डेरिवेशन था, देखो E अक्ष पे कितना आया था हमारे पास, तो हमारे पास था 2kp/r³ और E निरक्ष पे कितना आया था, kp/r³। ठीक है, अब देखो हम मान लेते हैं कि हम इस P के दो टुकड़े कर दें। आपको पता है कि इस द्विध्रुव जो है उसका मान कितना है, P है। कितना है, P है। तो ये P है, यहां से यहां तक देखो ये P है ना, और ये थीटा है। तो इस लाइन में जो P का घटक बना दूं मैं, तो कितना हो जाएगा, सोच के देखो। ये P है, A to B, विद्युत द्विध्रुव P है और इसकी दिशा है ये। ठीक है, अब इस द्विध्रुव से थीटा डिग्री पर है ना, ये थीटा डिग्री पर कोई कोण है, इस पर कोई, उस पर M बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर ये P है और ये थीटा है, तो इस घटक को कितना होना चाहिए बताओ, P cos थीटा। और इस P cos थीटा के जस्ट लंबवत एक और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास P sin थीटा। होगा या नहीं होगा, तो मैंने इस P के ही दो टुकड़े कर लिए। ठीक है, P cos थीटा और P sin थीटा। क्लियर है, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल लेंगे हम और फिर हम इसको ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब आप सोच के देखो कि मेरे को इस लाइन के M बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। ठीक है, अब P cos थीटा जो घटक है, P cos थीटा दिख रहा है आपको, P cos थीटा किस पर है, अक्ष पर है। तो ये क्या हो जाएगा, E ड्यू टू अक्ष हो जाएगा। और इस M बिंदु से P sin थीटा कौन सा है, 90 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा आपका निरक्ष। क्या हो जाएगा, निरक्ष हो जाएगा। ठीक है, P cos थीटा तो इस लाइन के लिए अक्ष पे हो गया, उससे जस्ट 90 डिग्री पर P sin थीटा, मतलब वो निरक्ष पे हो गया। ठीक है, तो देखो अक्ष पर आपको फॉर्मूला पता है कि E अक्ष पर कितना होता है। तो देखो माना द्विध्रुव AB है, इसके कारण थीटा डिग्री, थीटा कोण पर एवं R दूरी पर स्थित बिंदु M पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो P के घटक बनाने पर, ठीक है, P का अक्ष में घटक M बिंदु से X अक्ष, देखो P का अक्ष, देखो M बिंदु ये लाइन है ना, तो P cos थीटा तो अक्ष पे गया और P sin थीटा उस बिंदु से निरक्ष पे चला गया। तो P का अक्ष में घटक कितना आ गया, P cos थीटा, और P का निरक्ष में घटक कितना आया, P sin थीटा। क्लियर है। अब देखो E अक्ष आपको पता है, E अक्ष कैसे निकाल लेते हैं हम, 2kp/r³, यही फॉर्मूला था। और E निरक्ष के लिए क्या फॉर्मूला था, kp/r³। अब देखो हमारे पास P तो है नहीं, P का घटक है और अक्ष में कितना घटक है, अक्ष में क्या घटक है मेरे पास, P cos थीटा, और निरक्ष में कितना है, P sin थीटा। तो अक्ष में यहां पर क्या लिखा जाएगा, P की जगह क्या लिखा जाएगा, P cos थीटा, और निरक्ष में P की जगह क्या लिखा जाएगा, P sin थीटा। ये दोनों हमारे पास घटक आ गए। ठीक है, अब देखो P, सोच के देखो, ये आपके पास है P अक्ष वाला घटक, ठीक है, और P अक्ष से 90 डिग्री पर, कितने डिग्री पर है, P अक्ष से 90 डिग्री पर है निरक्ष। ठीक है, क्लियर है ना। और ये आपका हो जाएगा सपोज थीटा डिग्री। ठीक है, ये आपका वो द्विध्रुव हो जाएगा A से B वाला।
ठीक है, ये अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, निरक्ष। अब इसका परिणामी निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि परिणामी कहीं बीच में आएगा, परिणामी जो आएगा वो कहीं बीच में आ जाएगा इसका, और हम इसको ले लेंगे थीटा डिग्री, है ना। मतलब पी अक्ष मतलब ई वाला विद्युत क्षेत्र अक्ष वाला ये हो जाएगा, निरक्ष वाला ये हो जाएगा, और बीच में कहीं नेट विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तो ये अक्ष वाला निरक्ष वाला, तो ई नेट कैसे निकालेंगे, देखो ये आपका हो जाएगा ई अक्ष वाला और ये हो जाएगा ई निरक्ष वाला। आपको पता है अक्ष और निरक्ष में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और इस तरह का कुछ, इसको बोलिए अभी आप मत देखो, ठीक है, यही दिख रहा ना डायग्राम, ये लाइन तो हो जाएगी ये वाली, और निरक्ष हो जाएगा उसके 90 डिग्री पर, और मान लेते हैं इन दोनों के कारण इसका जो परिणामी आएगा उस परिणामी किसी अल्फा कोण पर आ जाएगा, ठीक है। तो ई अक्ष और ई निरक्ष हमको मिल चुके हैं, तो परिणामी कैसे निकालते हैं बताओ। परिणामी निकालेंगे अपन ई इक्वल टू अंडर रूट ई अक्ष का स्क्वायर और ई निरक्ष का स्क्वायर, ठीक है। ई अक्ष का स्क्वायर और ई निरक्ष का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा ई इक्वल टू अंडर रूट ई अक्ष का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, और ई निरक्ष का स्क्वायर क्या हो जाएगा, kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट के अंदर ही कॉमन ले लो आप, आपको कॉमन आ रहा है kp आर क्यूब का स्क्वायर आएगा कॉमन, kp आर क्यूब इसमें भी है, kp आर क्यूब इसमें भी है, दोनों पे स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या बच जाएगा इसमें, 2 cos थीटा का स्क्वायर यहां बच जाएगा, और उधर बच जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, kp अपॉन आर क्यूब, और अंडर रूट के अंदर ये देखो स्क्वायर करो इसका 4 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा है। अब देखो kp अपॉन आर क्यूब मेरे पास क्या आया है, देखो इसको अगर इस 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं ब्रेक कर दूं, मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसके दो टुकड़े कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और पीछे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक से क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो देखो kp बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अब देखो इसके आगे क्या करना है, अगर आपको इस ई नेट की दिशा ज्ञात करनी है, ये देखो इस ई नेट की अगर मुझे दिशा चाहिए तो कैसे निकालेंगे हम, ई नेट की दिशा तो निकालना पड़ेगा हमको tan थीटा, कितना एंगल है, अल्फा, समझ में आ रहा ना। अगर ये ई नेट की दिशा चाहिए तो बता रहा हूं मैं, tan अल्फा है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो ई लंब मतलब हो जाएगा निरक्ष और अक्ष, ई निरक्ष अपॉन ई अक्ष, ऐसे ही निकलेगी दिशा इसकी, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा, ई निरक्ष कितना है हमारे पास देखो kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और निरक्ष पे कितना है 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, ये साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, ये सारा कट जाएंगे ना, kp से kp आर क्यूब से आर क्यूब, यही बचेगा। अब देखो tan अल्फा साइन अपॉन कोस क्या होता है, 1/2, साइन अपॉन कोस थीटा होता है tan थीटा होता है, तो अल्फा की डायरेक्शन आ जाएगी tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ये इसकी दिशा आ गई। अगर आपको ई नेट की दिशा भी पूछे तो, ठीक है, समझ में आ रहा है, ई नेट की दिशा भी पूछे तो। अब आपको पता है देखो मैंने यहां पर आपका था वो -q + q, और ये कौन कितना था, थीटा था या नहीं। तो अगर आपको द्विध्रुव से दिशा पूछ ले, द्विध्रुव से कोण पूछ ले, है ना, तो द्विध्रुव से कोण क्या हो जाएगा बताओ, द्विध्रुव P से ई नेट की दिशा, ई नेट की दिशा कितनी हो जाएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, x मान लो, और वो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा प्लस अल्फा। मतलब इस ई परिणामी का द्विध्रुव से अगर आपको कुल कोण चाहिए तो कैसे निकालोगे, थीटा प्लस अल्फा, समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, फाइन। ये सारी कॉम्बिनेशन इसमें बच सकते हैं। ई नेट की जो वैल्यू आती है वो ये आती है,
और इसकी दिशा आती है वो ये आती है। क्लियर है? आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर हमको क्या करना है, ये आपको किसी भी, अगर आपको कोई भी, देखो अगर आपको r दूरी दे रखी हो और थीटा दे रखा हो तो आप स्पेस में कोई भी पॉइंट कवर कर सकते हो। अगर आपके पास थीटा है, यहां निकालना तो ये आ जाएगा। अगर आप थीटा बढ़ाओगे तो स्पेस के अंदर वैल्यू बढ़ती जाएगी, अगर r की वैल्यू बढ़ाओगे तो इस m की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कुल मिलाकर अगर आपको r और थीटा की वैल्यू दे रखी हो, किसकी, अगर आपको r और थीटा, ये अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो आप स्पेस में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है? उसका फॉर्मूला ये रहा E निकालने का, और उसकी दिशा निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। ठीक है? एक बात और देखो, ये हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपको अब डायरेक्ट निकालना हो, ये इसका आंसर आ गया या कॉपी कर लिया होगा आपने। देखो अब देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, हमारे पास फॉर्मूला आया है E इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब अंडर रूट 1+3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है? कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो अक्ष पे निकालना है, क्या निकालना है, अक्ष पे निकालना है। तो अक्ष पे थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो अक्ष पे कितना आ जाएगा, देखो हमारा आंसर मैच होना चाहिए। तो KP अपॉन R क्यूब, अक्ष पे थीटा 0 3, 1+3 cos 0 की वैल्यू होती है 1, 3 × 1 3, 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट निकालोगे कितना आएगा, 4 का अंडर रूट 2, तो 2 KP अपॉन R क्यूब, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है? अच्छा E निरक्ष पे निकालना है, तो E निरक्ष पे थीटा कितना होता है, थीटा होता है 90 डिग्री। इसमें रख दो आप इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है हमारे पास E इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब अंडर रूट 1+3, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 90 की वैल्यू 0, 3 × 0 0, 1 + 0 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1, तो E कितना आ जाएगा, KP अपॉन R क्यूब। ठीक है? तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन हो जाएगा किसी भी थीटा डिग्री पर, और वैल्यू निकालना, और इससे हम अक्ष और निरक्ष वापस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? तो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण स्पेस के अंदर किसी भी थीटा और किसी भी दूरी पर आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हम इस मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहां पर कुछ नहीं था, मैंने क्या किया, आपके पास टोटल -q से +q में आपके पास P विद्युत द्विध्रुव था। इस P विद्युत द्विध्रुव को के कारण आपको थीटा डिग्री पर कोई बिंदु है M, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस P को 2 टुकड़े में काट दिया। इस P, ये अगर P है और ये थीटा है, देखो थीटा हमेशा एंगल छोटे वाले एंगल से लेना आपको। ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा है, तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा से ही थीटा नापा जाएगा। आप थीटा ऐसे नहीं ले सकते हो। क्लियर है? विद्युत द्विध्रुव की दिशा ये रही, ऐसे है ना, तो ये ऐसी डायरेक्शन लेनी होगी आपको। तो इस थीटा की बात करेंगे। अगर ये P है और ये थीटा है, ये हो जाएगा P cos थीटा और ये हो जाएगा P sin थीटा। तो P cos थीटा आपको इस लाइन के अलोंग साथ साथ दिख रहा है, तो ये अक्ष के लिए हो जाएगा, और P sin थीटा जो है वो इस M वाली लाइन के जस्ट लंबवत है, तो ये हो जाएगा आपके पास निरक्ष वाला। इन दोनों की वैल्यू निकाल के इसको ऐड कर लेंगे और उसका रिजल्टेंट या परिणामी निकाल लेंगे। ठीक है? आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा है, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है, और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हमने सीखा है। यह चैप्टर की एक क्लास और होगी। उस क्लास में हम क्या करेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण और बहुत सारे न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है? तो इस चैप्टर फर्स्ट की एक क्लास और होगी जिसमें मैं आपको ये लास्ट टॉपिक बचा है वो कवर हो जाएगा, और इन पर बनने वाले न्यूमेरिकल द्विध्रुव और उस बल आघूर्ण पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। ठीक है? आज की क्लास के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।